वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेज। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर इज मोस्ट यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द लोडिंग डोज। लोडिंग डोज की गणना के लिए सबसे महत्वपूर्ण फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कौन सा है? यानी लोडिंग डोज, आप फर्स्ट टाइम जो डोज दे रहे हैं उसी को लोडिंग डोज बोला गया है। तो लोडिंग डोज के लिए सबसे पहले क्या था? क्लियरेंस। नहीं, क्लियरेंस किसके लिए होता है? आपकी मेंटेनेंस डोज के लिए। आपको जब डोज को मेंटेन करना हो कि कितनी क्या डोज लगातार चलेगी उस पेशेंट की, कितने दिन तक चलेगी, वही क्या होती है? आपकी मेंटेनेंस डोज। ठीक है, इसमें पूछा हुआ आपसे लोडिंग डोज के बारे में। तो क्लियरेंस क्या करवाता है? आपकी मेंटेनेंस डोज पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसी ड्रग का लार्ज वीडी होगा, पहले बताया मैंने X/C होता है, लार्ज अगर किसी ड्रग का वीडी होगा तो उसकी डोज आपको बढ़ानी पड़ेगी। लोडिंग डोज आपको तो डबल करनी पड़ेगी या कुछ, जो भी आपकी लोडिंग डोज उसके वीडी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस पे करेगा? आपकी लोडिंग डोज पे डिपेंड करेगा। हाफ लाइफ के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जीरो ऑर्डर काइनेटिक, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक की हाफ लाइफ 0.5, ठीक है, C0/K0। ये तो हो गई हाफ लाइफ किसकी? जीरो ऑर्डर काइनेटिक की। वही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की आपकी हम बात करें 0.693 ठीक है, 0.693/K। ये किसकी होगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की आपकी हाफ लाइफ होगी स्टूडेंट्स। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की हमेशा कांस्टेंट होती है, जबकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक की आपकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, बायोबिलिटी, बायोबिलिटी हर ड्रग की, हर रूट की अलग अलग होती है। जैसे सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आपकी IV रूट की, बहुत बार बताया 100% बायोबिलिटी होती है। ठीक है, बायोबिलिटी का मतलब क्या है कि वो ड्रग जितनी आपने ली है वो कितनी आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंची, उसी को क्या बोला जाता है? आपका बायोबिलिटी। बहुत बार पूछा हुआ है, मैंने क्वेश्चन ऊपर करवाया भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका 777, ठीक है, विच फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज मोस्ट यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द मेंटेनेंस डोज। मेंटेनेंस डोज की गणना के लिए सबसे महत्वपूर्ण फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कौन सा है? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया मैंने। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? आपके लोडिंग डोज पे डिपेंड करता है। प्रोटीन बाइंडिंग, एसिडिक ड्रग्स कहाँ बाइंड होते हैं याद रखना। एसिडिक ड्रग्स हमेशा बाइंड होते हैं एल्ब्यूमिन पे, एल्ब्यूमिन। और आपकी बेसिक ड्रग, ठीक है, बेसिक ड्रग आपकी कहाँ बाइंड होती हैं? अल्फा एसिड, अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन पे बाइंड होते हैं। आगे क्वेश्चन भी आएंगे इस तरह के। ठीक है, बाकी अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एसिडिक ड्रग्स हमेशा जब भी आपसे पूछा जाए एसिडिक ड्रग्स कहाँ बाइंड होगी, आपको बोलना है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का एक और काम होता है, आपका जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का भी काम कौन करता है? आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका एल्ब्यूमिन। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्लियरेंस, थर्ड ऑप्शन है इसका क्लियरेंस। मेंटेनेंस डोज क्लियरेंस पे डिपेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि कितनी ड्रग बाहर चली जा रही है बॉडी से, उसी को मेंटेन करना है आप, उसी को क्या बोला जाता है? आपकी मेंटेनेंस डोज। तो ये किस पे डिपेंड करती है? आपकी क्लियरेंस पे। फोर्थ ऑप्शन दिया लिपिड सोल्यूबिलिटी। एक ड्रग की लिपिड सोल्यूबिलिटी उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी होती है ना। कोई सी जैसे लिपिड सोल्यूबल ड्रग होंगी तो उनको आप डायरेक्ट क्या करेंगे? सबलिंगुअल रूट में रखेंगे, जीभ के नीचे रखेंगे, तो जैसे ही वो डिजोल्व होती जाएगी वो सीधी आपकी ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है। ठीक है, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स डायरेक्ट भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओके, ये लिपिड सोल्यूबिलिटी इस तरह से आपके काम आती है। नेक्स्ट आपका 778, विच प्लाज्मा प्रोटीन मेनली बाइंड्स विद द बेसिक ड्रग्स। देखिए स्टूडेंट्स, आप सोच के बताइए, अभी मैंने आपको ये समझाया था। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग्स के साथ बाइंड होता है। ये आपका एमिनो एसिड्स होते हैं, याद रखना ना, प्रोटीन हो गया एक तरह से। अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, इस पे बेसिक ड्रग्स आपकी बाइंड होती हैं। तो इसमें क्या पूछा आपका? बेसिक ड्रग, तो इसका ये हो गया। हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? आपके ऑक्सीजन को कैरीज करता है ना, ऑक्सीजन का कैरियर के तौर पे काम करता है। एक साथ 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। एक साथ कितने ऑक्सीजन बाइंड होते हैं? इस पे 4 ऑक्सीजन। फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिन से बनाता है, अगर आपको कोई क्लोट बनाना है वहाँ पे जो फाइब्रिन्स यूज होते हैं, वो फाइब्रिनोजन उसका एक तरह जैसे प्रोड्रग होती है, उसका प्रीकर्सर होता है। फाइब्रिन आगे चल के किस में, फाइब्रिनोजन आगे चल के किस में बनता है? आपके फाइब्रिन्स में बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रीफर्ड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स व्हेन द इंट्रावीनस एक्सेस इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। यदि रोगी बेहोश हो और IV एक्सेस तुरंत उपलब्ध ना हो तो कौन सा मार्ग उसके लिए उपयुक्त किया जाएगा? देखिए, पहले कंडीशन बताई है, आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन सारे। पहली कंडीशन बताइए कि रोगी आपका बेहोश है, यानी अनकॉन्शियस, यानी उसको ओरल रूट आप यूज नहीं कर सकते। IV उसके वहाँ आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा मार्ग आप उसमें उपयोग करेंगे? तो फर्स्ट ओरल रूट नहीं देंगे, बेहोश है, उसको कैसे दे पाओगे? सबलिंगुअल नहीं। ठीक है, टॉपिकल लगाओगे, लॉन्ग, बहुत सारा लंबा एक्शन हो जाएगा, देर में बहुत एक्शन, लंबे समय के बाद ड्रग आपका एक्शन शो करेगी। और आपकी रेक्टल रूट इसके लिए फिर आपके लिए हो जाती है। तो कौन से रूट से देंगे? फिर आप रेक्टल रूट से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रग दैट प्रोड्यूस
लेस देन द मैक्सिमम रेस्पॉन्स इवन आफ्टर ऑक्यूपाइंग ऑल रिसेप्टर्स इज कॉल्ड। जो दवा सभी रिसेप्टर्स पर बंधने के बाद भी अधिकतम प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है उस दवा को क्या कहते हैं? तो उस दवा को क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट ऑप्शन है फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट का मतलब क्या है कि वो ड्रग जितनी उसकी एफिनिटी थी उसी हिसाब से उसकी एफिकेसी थी। ठीक है, एफिनिटी क्या होती है? रिसेप्टर्स पे बाइंड होने की जो क्षमता उसको एफिनिटी बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए उसने 5 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई करे आपके, तो 5 रिसेप्टर्स पर ही वो इतना ही अपना एक्शन शो कर देगी। बट क्या होता है, कई बार ड्रग ने पूरे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाई कर लिए बट वो अपना एक्शन पूरा नहीं दे पा रही, उसी को क्या बोला गया? पार्शियल एगोनिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, मैंने पहले भी जब आपको बताया कि कॉम्पिटिटिव एंटा एगोनिस्ट जो होता है वो क्या होता है कि कंपटीशन करेगा। एंटा एगोनिस्ट यानी ड्रग के एक्शन को रोकने के लिए कंपटीशन करके आएगा, उसी को कॉम्पिटिटिव एंटा एगोनिस्ट बोला जाता है। और सेम अगर केमिकल मेथड उसने यूज किया है एंटागोनिस्ट होने का तो उसको क्या बोला जाता है? केमिकल एंटा एगोनिस्ट बोला गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 781, विच रिसेप्टर्स टाइप एक्ट थ्रू द जैक स्टेट पाथवे? कौन सा रिसेप्टर जैक स्टेट पाथवे के माध्यम से कार्य करता है स्टूडेंट्स? तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स का एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको तो मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। अभी आगे और भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन के, बट अभी जब मैं जो अगले वाला चैप्टर है उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको अभी, क्योंकि अभी उसी की आपको बेस तैयार करके चलना पड़ेगा। दूसरा आपको साइटोकाइन्स रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा जैक स्टेट पाथवे साइटोकाइन्स रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगला है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, इसमें आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं NN और NM। ठीक है, NN और NM रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। चलो मैं इसमें बताता हूँ। M1 रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट होते हैं, M2 रिसेप्टर्स होते हैं और आपके M3 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, M1 रिसेप्टर्स आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है और आपके गैंग्लिया पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैंग्लिया पे। M2 रिसेप्टर्स आपके हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। M3 रिसेप्टर्स आपके स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट होते हैं। कौन से? M3 रिसेप्टर्स। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके अलावा? स्मूथ मसल्स, और उसके अलावा आपके प्रेजेंट कहाँ होते हैं? आपके ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी ग्लैंड होती हैं आपकी वहाँ पे M3 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। NN रिसेप्टर आपके प्रेजेंट होते हैं गैंग्लिया पे। NN रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट बताया मैंने? गैंग्लिया पे। NM रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। NM रिसेप्टर कहाँ होते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे NM रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर के बारे में मैं आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करते हुए चलना है। जिसने अच्छे से पूरी क्लास ली है वो यहाँ पे आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा। नेक्स्ट है ड्रग टॉलरेंस डेवलप्स ड्यू टू। ड्रग टॉलरेंस मुख्यतः किस कारण विकसित होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया रिसेप्टर डाउन रेगुलेशंस, यानी कि रिसेप्टर का क्या हो गया? डाउन रेगुलेशंस हो गया। और अडेप्ट चेंजेस, इसी को बोला गया आपका ड्रग टॉलरेंस। यानी कि कोई ड्रग आप दे रहे हैं तो उस रिसेप्टर्स का रेगुलेशन क्या हो गया? डाउन हो गया, और उसने क्या दूसरा रास्ता चेंज कर लिया है अपने पाथवे को चलाने के लिए, तो उसी को से क्या होती है? आपकी ड्रग टॉलरेंस होती है। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन से बताई थी। ड्रग कंटामिनेशन, इससे कोई मतलब इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिक एसिड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 783, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ द फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन? फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन का उदाहरण क्या है? ठीक है, फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन का उदाहरण बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ऑप्शन देखते हुए चलना है अपने को। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका प्रोपेनॉल अपोजिंग द एड्रिनल एट द बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, बीटा रिसेप्टर्स पे आपका प्रोपेनॉल भी बाइंड होगा और आपका क्या बाइंड होगा? आपका एड्रेनालिन भी। तो वो उसके एक्शन को अपोज कर रहा है, वो क्या हो गया? आपका फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंट्रैक्शन का उदाहरण हो गया। पहले ही मैंने बताया था 2 तरह के होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक में क्या बताया था मैंने? व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, व्हाट द ड्रग डज द बॉडी फार्माकोडायनेमिक था। फार्माकोकाइनेटिक था व्हाट द बॉडी डज द ड्रग। तो इसमें आपका ये ऑप्शन फिट बैठेगा, क्योंकि एंटी एसिड रिड्यूसिंग टेट्रासाइक्लिक एब्जॉर्प्शन, ये तो क्या हो गया? ये जो ऑप्शन नंबर बी अगर हम काटते हैं तो इसको किस हिसाब से काटेंगे? क्या बना देता? चिलेट्स फॉर्मेशन कर देगा एक तरह से। चिलेट्स मतलब इसकी ड्रग इंट्रैक्शन को रोक देगा टेट्रासाइक्लिन के, यानी एब्जॉर्ब होने से रोक देगा। ठीक है, रिफाम्पिसिन डिक्रीज वारफरिन एंजाइम इंड्यूसिंग, क्योंकि रिफाम्पिसिन एंजाइम इंड्यूसर के तौर पे काम करेगा, वो वारफरिन के इफेक्ट को कम कर देगा। तो ये इसी तरह से आपका आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेनॉल अपोजिंग एड्रेनालिन एट द बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 784, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ विच ड्रग्स? निम्न में से कौन सी दवा के लिए थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग सबसे अधिक उपयोगी है? तो पहला आपका आता है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन क्या होती है? आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब
इसका जो नैरो थेरापेटिक रेंज नहीं होती है, इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जिसकी रेंज नैरो होगी उसी ड्रग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं इन सब में देखूँ तो आपकी डिजॉक्सिन आपकी क्या होती है, नैरो थेरापेटिक रेंज रखती है। मैंने जब नैरो थेरापेटिक रेंज समझाया था तो उस दिन भी एग्जांपल समझाया था कि डिजॉक्सिन, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि डिजॉक्सिन किस तरह की रेंज रखती है, तो आपको बोला नैरो थेरापेटिक रेंज रखती है। बार बार इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। ठीक है, जो अच्छे से वीडियो देख रहे हैं वो आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ ए प्रोड्रग, निम्न में से कौन सा प्रोड्रग का उदाहरण है। तो मैंने पहले भी बताया एनाप्रिल आपका प्रोड्रग का उदाहरण है, इसका आंसर तो हो गया यहाँ पे ठीक है ना। एटिनोलॉल आपके हार्ट की, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको बीटा, ठीक है, तब बताऊंगा। हिपेरिन आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, मैनिटोल आपका मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक ऑप्शन को देखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है 786, विच रूट्स प्रोवाइड द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, सबसे तेज प्रभाव किस मार्ग से दवा को देने से प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आईवी से सबसे तेज होता है, ये मैं मान गया, बट इंट्रामस्कुलर सेकंड नंबर पे आती है। आईवी अगर ऑप्शन में ना होता तो आपको क्या करना पड़ता, IM। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है ओरल रूट और सबक्यूटेनियस रूट, उसके बाद तीसरे पे ओरल आ जाती और चौथे पे आपकी सबक्यूटेनियस रूट आती। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट का में कौन सी ड्रग दी जाती है, आपकी इंसुलिन दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से। ठीक है, याद रख लेना, इंसुलिन दिया जाता है सबक्यूटेनियस रूट से, डर्मोजेट के थ्रू। डर्मोजेट बोला जाता है उस इंजेक्शन को जिसमें छोटी सी निडल होती है, डर्मोजेट बोला जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन 787, द मेजर पर्पज ऑफ द फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोविजिलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, फार्माकोविजिलेंस का काम नहीं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करना। सेकंड ऑप्शन है मॉनिटरिंग एंड द प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये ऑप्शन हो गया कि जब ड्रग मार्केट में चली जाती है तो उसको मॉनिटरिंग करना है और उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और प्रिवेंशन, इन सब को आपको, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये सब किसका, विजिलेंस का काम हो गया। ड्रग प्राइसिंग ये नहीं, ये आपको मैंने पहले बताया, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है उसके हिसाब से, और ड्रग प्रमोशन ये उसका काम नहीं फार्माकोविजिलेंस का। फार्माकोविजिलेंस का काम है ड्रग की एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखना, एडवर्स साइड इफेक्ट देखना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ गया वापस कंपनी यानी रिसर्च सेंटर्स को बताना, इनका काम होता है आपका फार्माकोविजिलेंस का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिकली नॉन एग्जिबिट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एट द थेरापेटिक या हाई कंसंट्रेशन, निम्न में से कौन सी दवा चिकित्सकीय या उच्च सांद्रता पर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करती है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक कौन सी दवा शो करती है आपकी, इसमें दिया है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी मुझे ठीक लग रहा है, फिनोटोइन। ऑप्शन नंबर सी के आपका फिनोटोइन। ठीक है, फिनोटोइन आपकी जीरो ऑर्डर काइनेटिक मैकेनिज्म शो करती है। इसके साथ मैंने अल्कोहल भी बार बार बताया, अल्कोहल बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, अल्कोहल कौन सी शो करता है, तो आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक। फिनोटोइन हाई कंसंट्रेशन पे आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करेगा, लो कंसंट्रेशन पे आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करते हैं, यानी इसको बहुत मिक्स ऑर्डर काइनेटिक भी बोल सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिफाइंस ए प्लेसिबो, प्लेसिबो की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। इसमें आपको क्या रहा है, प्लेसिबो की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। ए ड्रग विद मैक्सिमम एफिकेसी, ए फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस यूज्ड एज ए कंट्रोल इन द क्लिनिकल ट्रायल्स, ए टॉक्सिक सब्सटेंस, ए ड्रग विद ए नैरो थेरापेटिक रेंज। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि डिफाइंस करना है प्लेसिबो को, तो प्लेसिबो के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। ठीक है, सबसे प्लेसिबो के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो प्लेसिबो क्या है सोच के बताइए स्टूडेंट्स, फिर मैं बताता हूँ आपको। सोचिए, प्लेसिबो के बारे में बहुत स्टूडेंट ने सुना भी होगा। ठीक है, प्लेसिबो क्या है, ये एक फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है जो क्या कंट्रोल करता है, क्लिनिकल ट्रायल्स में यूज एज ए कंट्रोल टू क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, प्लेसिबो उन पेशेंट्स को भी दिए जाते हैं जो पेशेंट एक तरह से एडिक्ट हो चुके हैं किसी चीज़ के। एडिक्ट का मतलब किसी को लगता है कि मैं जब तक ये गोली नहीं खाऊंगा या पैरासीटामोल नहीं खाऊंगा तब तक मेरा सर दर्द नहीं जाएगा, या इस दवा के बिना मेरा सर दर्द नहीं जाएगा, तो डॉक्टर उन पेशेंट्स को क्या करते हैं, प्लेसिबोज देते हैं। उसके अंदर कोई एक्टिव सब्सटेंस नहीं होता। बाकी आपके उसके अलावा जो जैसे मैंने बताया था, जब वो पढ़ाया था आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में टैबलेट, तो उसमें बताया था मैंने एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स होते हैं प्लेसिबो में। ये उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं या उस क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे आपको पेशेंट्स को बस फील कराना है कि मैंने हाँ वो दवा ले ली, फिर उसमें देखना क्या इफेक्ट आया, वो पेशेंट्स को सोचने से क्या लग रहा है। मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं जब तक ये गोली नहीं खाऊंगा मुझे नींद नहीं आएगी, तो वो ऐसे पेशेंट्स को प्लेसिबो दी जाती है कि उसको लगे कि हाँ ठीक है मैंने दवा खा ली तो उसको आसानी से नींद आ जाएगी। उसी को क्या बोला गया है, आपका प्लेसिबोज बोला गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिटरमाइनिंग द मेंटेनेंस डोज ऑफ ए ड्रग, किसी दवा की मेंटेनेंस डोज निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो पहले बताया मैंने सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या आ जाएगा उसका, क्लियरेंस। ये क्वेश्चन दोबारा आया है थोड़ा सा बदल के,
इसका कारण क्या हो जाएगा आपका क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनरिवर्सिबल एंटा एगोनिस्ट। निम्न में से कौन सा इनरिवर्सिबल एंटा एगोनिस्ट है। इनरिवर्सिबल यानी उसको बदला नहीं जा सकता। रिवर्सिबल का मतलब बदल सकते हैं, इनरिवर्सिबल का मतलब उसको बदला नहीं जाएगा। एक बार हो गया एंटागोनिस्ट तो हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में आपका फर्स्ट दिया नैलोक्सोन। नैलोक्सोन आपके किस में यूज़ किया जाता है, आपका जब मॉर्फिन पॉइजनिंग होती है उसमें आपका नैलोक्सोन के तौर पे यूज़ किया जाता है। एट्रोपिन आपका एंटी मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे काम करता है, यानी M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करता है। थर्ड है फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन आपका इनरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, आपका इनरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है फिनॉक्सीबेंजामिन। ठीक है, प्रोपेनॉल आपका बीटा 1 बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। जब आएगा तो मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। विच एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इज अनप्रेडिक्टेबल एंड द नॉट डोज डिपेंडेंट। कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन अप्रत्याशी एवं डोज इंडिपेंडेंट होता है। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे जवाब दिए थे कमेंट सेक्शन में, प्रत्येक उसने टाइप ई तक बताया मुझे, टाइप A B C D E। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नंबर बी, टाइप बी। बिजारी रिएक्शंस जो होती हैं टाइप बी एडवर्स रिएक्शंस होती हैं, वो क्या करती हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन अप्रत्याशित होती हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और डोज पे डिपेंड नहीं करती हैं। यानी कि जब हम ये रिएक्शंस देखते हैं तो इसमें पता नहीं चलता कि किस पेशेंट में आएगी, किसी पेशेंट में आती है, किसी में नहीं आती। उसी को क्या बोला जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब बिजारी रिएक्शंस। बिजारी रिएक्शंस मतलब टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोला गया है उनको स्टूडेंट। अगला है द प्रिंसिपल ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द एलिमिनेटिंग ऑफ द मोस्ट ड्रग्स इज। अधिकांश दवाओं के उत्सर्जन में मुख्य कौन सा अंग होता है। लीवर के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको, मेटाबॉलिज्म करता है। लंग्स किसके कौन से ड्रग्स को करती हैं, वोलेटाइल ड्रग्स होती हैं। कौन सी, वोलेटाइल जो ड्रग होती हैं उनमें लंग्स में से किडनी आपकी मोस्ट होती है। स्किन में कौन से ड्रग होता है, रिफाम्पिसिन टाइप की जो भी ड्रग होती है वो आपकी स्किन से भी आपकी बाहर निकलती हैं। ठीक है, स्किन से भी बाहर निकलते हैं। किडनी इसका मुख्य ऑर्गन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, किडनी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94 नंबर, विच प्रोसेस हेल्प वीक एसिडिक ड्रग्स टू एक्सक्रीट फास्टर। वीक एसिडिक ड्रग्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन। एसिडिक ड्रग्स को एल्कलाइन निकालेगा, एल्कलाइन ड्रग को एसिडिक यूरिन बाहर जल्दी निकालने में मदद करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट है 795, विच रिसेप्टर्स फैमिली जनरली प्रोड्यूस दी फास्टर सेलुलर रेस्पॉन्स। कौन सा रिसेप्टर सामान्य सबसे तेज सेलुलर रेस्पॉन्स उत्पन्न करता है। तो सबसे तेज कौन सा करता है आपका, मैंने पहले भी बताया आपको स्टूडेंट्स, जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, ऑप्शन नंबर सी। ये रिसेप्टर सबसे फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन शो करते हैं। सबसे फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन यही रिसेप्टर्स शो करते हैं आपके लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। अगला है 96 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेज सेकेंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। निम्न में से कौन सी फेज सेकेंड मेटाबॉलिक रिएक्शन है। फर्स्ट में क्या बताया मैंने, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस। उसके अलावा साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन बताया था आपको फर्स्ट। उसके अलावा आपको लिखा हुआ इसमें ग्लूकोरिनेशन, ये क्या हो गया आपका फेज सेकंड हो गया है। ठीक है, ग्लूकोरिनेशन आपका फेज सेकंड का हो गया। अगला है ड्रग एक्यूमुलेशन इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर व्हेन। ड्रग एक्यूमुलेशन होने की संभावना सबसे अधिक कब होती है। ड्रग एक्यूमुलेट होने की सबसे अधिक संभावना कब होती है आपकी, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, डोजिंग इंटरवल इज लॉन्गर देन दी हाफ लाइफ। अगला ऑप्शन है ड्रग इज स्टॉप्ड अब्यूटरी। थर्ड ऑप्शन है डोज इंटरवल इज शॉर्टर देन द हाफ लाइफ। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है, डोजिंग इंटरवल्स इज शॉर्टर देन हाफ लाइफ। तो इसमें क्या होगा, आपको ड्रग एक्यूमुलेशन की संभावना आपको होती है। ठीक है, मतलब सबसे अधिक किस में होती है, जब डोजिंग इंटरवल इज शॉर्टर हो देन द हाफ लाइफ, यानी कि बार बार आप दवा दे रहे हैं तो एक्यूमुलेट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं आपकी। ठीक है, विच पैरामीटर्स मेनली रिफ्लेक्ट्स द सेफ्टी मार्जिन ऑफ ड्रग। किस दवा के लिए सेफ्टी मार्जिन को मुख्यतः कौन सा पैरामीटर दर्शाता है। दवा का सेफ्टी मार्जिन के लिए कौन सा दर्शाता है, तो पोटेंसी नहीं दर्शाएगा। पोटेंसी तो उस ड्रग का एक्शन करने की पावर हो गई। थेरापेटिक इंडेक्स, यस थेरापेटिक इंडेक्स उस ड्रग की। आपसे ये भी पूछा जाता है सेफ्टी की, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है कि सेफ्टी मार्जिन में कौन सा पैरामीटर होता है, तो आपको थेरापेटिक इंडेक्स बताना है। लोडिंग डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, LD50 अपॉन ED50।
ठीक है, वो आपका थेरापेटिक इंडेक्स हो गया स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, ए पेशेंट डेवलप्स सीवियर हाइपोटेंशन आफ्टर रिसीविंग द फर्स्ट डोज ऑफ ए ड्रग, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज। किसी रोगी में पहली खुराक के बाद गंभीर हाइपोटेंशन हो जाता है, इसमें सबसे उपयुक्त रूप में क्या बोला जाता है इसको। ठीक है, किसी को हाइपोटेंशन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, टैकीफाइलैक्सिस, ड्रग टॉलरेंस, फर्स्ट डोज फिनोमिना या ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग डिपेंडेंस कैसे होगा, ड्रग डिपेंडेंस तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ले रहा है वो पेशेंट, है ना। ड्रग डिपेंडेंस तब होगा जब आप उसको लगातार बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं। टैकीफाइलैक्सिस अचानक से, अब टैकीफाइलैक्सिस में क्या बताया मैंने, जब किसी दवा को हम बार बार यूज़ करते हैं और अचानक से उसका टॉलरेंस आ जाए या अचानक से वो रेस्पॉन्स करना शुरू कर दे, उसी को क्या बोला था हमने, टैकीफाइलैक्सिस। ठीक है, ड्रग टॉलरेंस नहीं है तो फर्स्ट डोज फिनोमिना बोला जाता है। अचानक से किसी पेशेंट को हमने दवा दी और उसको हाइपोटेंशन हुआ, यानी उसकी बीपी लो हो गई, तो उसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट डोज फिनोमिना बोला जाएगा। अगला, विच ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी स्टडीज एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिटेक्शन असेसमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम आफ्टर मार्केटिंग। दवाओं के बाजार में आने के बाद उनके दुष्प्रभावों की पहचान, मूल्यांकन एवं रोकथाम का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी नहीं, टॉक्सिकोलॉजी के बारे में मैंने आपको पहले बताया, जहां टॉक्सिक्स किसी ड्रग के साइड इफेक्ट या उसकी जो टॉक्सिक नेचर है उसके बारे में पढ़ा जाए तो उसको टॉक्सिकोलॉजी बोला जाता है। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या बताया था, व्हाट द ड्रग डज द बॉडी। ठीक है, फार्माकोविजिलेंस, यस फार्माकोविजिलेंस इसका आंसर हो जाए। फार्माकोजेनेटिक्स, जिसमें जीन्स के बारे में करा जाए उसको फार्माकोजेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन देखे। अब कल से हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। ये अभी आपका जनरल फार्माकोलॉजी का हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके 100, ठीक है 100 मोस्ट क्वेश्चन हैं। इसको जिस स्टूडेंट ने पढ़ लिया है उनकी जो जनरल फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे वो गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है, पढ़ा है, सुना है तो। ठीक है, बाकी अभी आगे आपके टॉपिक्स वाइज क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे कल से। तो जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन के साथ मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूँगा। तो स्टूडेंट्स आपको लगे रहना है, अच्छे से जम के पढ़ाई करनी है। एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है खुद का इधर उधर किसी तरह का। और जो स्टूडेंट्स ग्रुप में बेचारे परेशान होते हैं, प्लीज़ ग्रुप में परेशान नहीं होना है। जिस स्टूडेंट्स को पढ़ना है वो पढ़िए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को काम होता नहीं पढ़ने का, आलतू फालतू एक दूसरे के रिलेशंस ख़राब नहीं करने। जैसे कल कमेंट कर रहे थे कुछ बच्चे कि भाई तू ज़्यादा पढ़ा हुआ है, जो भी अगले को आता है उसने आंसर दिया, आप भी जवाब दीजिए। सबको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि पता चले मुझे भी कितना क्या पढ़ते हैं। बट आपस में बदतमीजी वगैरह किसी को कोई नहीं करनी इस तरह का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।